नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं भागवंती, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास NMPG कॉलेज हनुमानगढ़। आज के इस वीडियो में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के MA इतिहास के फाइनल ईयर में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। मध्य युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिनसे हमें उस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद भारतीय भी इस तरफ आकर्षित हुए। इस काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें उस काल की सभ्यता व संस्कृति का उल्लेख कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। प्रोफेसर UND के अनुसार सल्तनत कालीन लेखकों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने स्वामी का यशगान करने और इस्लाम की विजयों के प्रति धार्मिक उत्साह के कारण सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं देते थे। इससे स्पष्ट है कि इन ग्रंथों से हमें उस काल के समाज व राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उस समय के हालात के बारे में, उस समय की संस्थाएं कैसी थी, उसके बारे में जानकारी के ये ग्रंथ मुख्य स्रोत हैं। इन साहित्यिक ग्रंथों से हमें तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक नीति की अच्छी जानकारी मिलती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, उन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है: सल्तनत कालीन साहित्य और मुगल कालीन साहित्य। आज के इस वीडियो में हम पहले सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। सल्तनत काल के जो ग्रंथ हैं, वो मुख्यतः अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे गए थे। बहुत से विद्वानों ने इन ग्रंथों में अपने शासकों की उपलब्धियों, उनके जीवन इत्यादि का वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ सुल्तानों ने भी अपने जीवन का वर्णन अपने द्वारा रचित ग्रंथों में किया है। इससे उन शासकों के शासन प्रबंध, उनकी विजयों, उनकी धार्मिक नीति इत्यादि के बारे में इन ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सल्तनत काल के ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करते हैं चचनामा की। चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका लेखक अली अहमद है। इस ग्रंथ से हमें सिंध तथा मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से मोहम्मद बिन कासिम से पहले तथा उसके बाद का जो सिंध का इतिहास है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों में अगला ग्रंथ है तहकीकात-ए-हिंद, जिसे किताबुल हिंद या तारीख़-ए-हिंद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का रचयिता अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी मूलतः ख्वारिज़्म के खेवा नगर का निवासी था, जो बाद में गजनी में आकर बस गया। गजनवी के भारत आक्रमण के समय यह भारत आकर बस गया। अपने 40 वर्ष के दीर्घकालीन प्रवास के दौरान इसने संस्कृत सीखी तथा भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उसने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अल-बिरूनी ने 11वीं शताब्दी के भारत के निवासियों की जीवन गाथा का वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उसने हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म, साहित्य, विज्ञान तथा ज्योतिष का प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है। अल-बिरूनी चिकित्सा शास्त्र, धर्म, दर्शन व गणित में रुचि रखता था। इस ग्रंथ में उसने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण तथा उसके प्रभावों का भी वर्णन किया है। उसने हिंदी धर्म, साहित्य तथा विज्ञान का भी सुंदर वर्णन किया है।
इस प्रकार इस ग्रंथ से महमूद गजनवी के आक्रमणों तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख़ हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद E.C. सचाऊ ने किया। अल-बिरूनी का एक अन्य ग्रंथ है कानून मसूदी। अल-बिरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतवेत्ता यानी कि भारत के बारे में गहन जानकारी प्रदान करने वाला कहा जाता है। विद्यार्थियों, अगला ग्रंथ है ताजुल मुहासिर। इस ग्रंथ का लेखक हसन निज़ामी था। वह गोरी के साथ भारत आया था। निज़ामी ऐबक तथा इल्तुतमिश का भी समकालीन था। इस ग्रंथ से 1192 से 1218 तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह पहला ग्रंथ है जो भारत पर मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करता है। इस ग्रंथ से विभिन्न स्थानों, मेलों व मनोरंजन का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है जो कि अस्पष्ट है। UND के अनुसार यद्यपि इस पुस्तक की शैली अत्यधिक कलात्मक और अलंकृत है, पर इसमें वर्णित सामान्य तथा साधारणतः सत्य है। अगला ग्रंथ है तबकाते नासिरी। इस ग्रंथ का रचयिता मिनहाजुज सिराज था, जो कि मूलतः गौर प्रदेश का निवासी था। मिनहाज का पालन पोषण मोहम्मद गोरी के अग्रज गयासुद्दीन की पुत्री माहिमुल के संरक्षण में हुआ था। 13वीं शताब्दी में यह मध्य एशिया को छोड़कर भारत आ गया। सर्वप्रथम यह 1227 तक सिंध के सुल्तान नसीरुद्दीन कुबाचा की सेवा में रहा। 1232 में इल्तुतमिश की ग्वालियर विजय के बाद इसे वहाँ की मस्जिद का इमाम बनाया गया, क्योंकि इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के दौरान इसने इल्तुतमिश की सेना को मुस्लिम सैनिकों की वीर गाथाएं सुनाई थी। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन की सहायता से इसे दिल्ली का काजी बनाया गया। इस ग्रंथ से गोरी के आक्रमणों से लेकर 1260 ईस्वी तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का पता चलता है। यद्यपि लेखक का वर्णन पक्षपातपूर्ण रहा है। उसने गोरी व इल्तुतमिश के वंशों का निष्पक्ष वर्णन नहीं किया है तथा बलबन की आंख मूंदकर प्रशंसा की है। लेकिन फिर भी यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें घटनाएं क्रमबद्ध रूप से वर्णित की गई है तथा इनकी तिथियां सत्य है। यह गुलाम वंश की जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फरिश्ता ने इसे एक उच्च कोटि का ग्रंथ माना है। इसके अलावा एल्फिंस्टन, स्टीवर्ट, मॉर्ले ने भी इसकी प्रशंसा की है। रिवर्टी ने इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के ग्रंथों की। अमीर खुसरो उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला कस्बे में हुआ था। इसका पालन पोषण इसके नाना ने किया, जो बलबन के समय आरी से मुमालिक के पद पे थे। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन था। सर्वप्रथम इसे सुल्तान मोहम्मद ने नदीम के पद पर नियुक्त किया। बलबन के समय अमीर खुसरो को मंगोलों द्वारा कैद कर लिया गया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने खुसरो को दरबारी इतिहासकार नियुक्त किया। अमीर खुसरो 7 तुल्ली सुल्तानों का समकालीन था। इसके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्रंथ किरान उस सादेन की। यह ग्रंथ अमीर खुसरो ने 1279 ईस्वी में लिखा था। इस पुस्तक से केकोबाद तथा बुगरा खां की भेंट का वर्णन किया गया है। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे दिल्ली नगर की स्थिति,
मुख्य भवन, दरबार का ऐश्वर्य, मद्यपान गोष्ठियों, संगीत तथा नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से केकुबाद व बुगरा खां के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में खुसरो ने दिल्ली को हजरते दिल्ली कहा है। साथ ही यह ग्रंथ खुसरो की मंगोल घृणा को भी दर्शाता है। अगला ग्रंथ है मिफ्ताह-उल-फुतूह है। यह ग्रंथ जलालुद्दीन खलजी के समय लिखा गया। इसमें जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल का वर्णन है। साथ ही जलालुद्दीन की आरंभिक सफलताओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें रणथंभौर आक्रमण का भी उल्लेख है। अगला ग्रंथ है आशिका। इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिस्र खां तथा गुजरात नरेश करण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा तथा विवाह का वर्णन किया है। इसमें खिस्र खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी व मलिक काफूर की विजयों का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में खुसरो ने यह भी बताया है कि उसे किस प्रकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया। विद्यार्थियों, अमीर खुसरो का अगला ग्रंथ है खज़ाइनुल-फुतूह अथवा तारीख़-ए-अलाई। इसकी रचना अलाउद्दीन खिलजी के समय की गई थी। यह लगभग 1311 में लिखा गया। तारीख़-ए-अलाई अमीर खुसरो की एक गद्यात्मक रचना है। इस ग्रंथ में हालांकि कृत्रिमता काफ़ी है, लेकिन इससे हमें ठोस जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजयों एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ से लेखक के वर्णन में पक्षपात की भावना दिखाई देती है, क्योंकि उसने अलाउद्दीन के सिर्फ गुणों पर प्रकाश डाला है, दोषों पर नहीं। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व विजेता कहा है। उसने अलाउद्दीन के राज्यारोहण का वर्णन किया है, किंतु जलालुद्दीन के वध का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद भी यह ग्रंथ जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक दशा की जानकारी उपलब्ध करवाता है। अमीर खुसरो का अगला ग्रंथ है नूहे-सिपेहर। इसकी रचना खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय की थी। इसमें मुबारक खिलजी के शासनकाल का वर्णन है। इस ग्रंथ में खुसरो ने हिंदुस्तान की बहुत प्रशंसा की है, जिसके कारण उसे तोता-ए-हिंद कहा जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की भी रचना की, जिसकी रचना गियासुद्दीन तुगलक के समय की गई। इस ग्रंथ से गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो के सभी ग्रंथ पद्य में रचित है। केवल खज़ाइनुल-फुतूह ही गद्य में रचित है। खुसरो पहला इतिहासकार है जिसने अपनी फारसी रचनाओं में देवनागरी लिपि के शब्दों का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो ने फारसी तंदूरा तथा भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो और उनका मित्र अमीर हसन दहलवी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्यार्थियों, अमीर खुसरो के बाद हम बात करते हैं सल्तनत काल के एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान व लेखक जियाउद्दीन बर्नी की। बर्नी सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार माना जाता है। यह खलजी व तुगलक सुल्तानों का समकालीन था। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का मित्र था, यद्यपि अपने ग्रंथों में उसने तुगलक की काफ़ी आलोचना की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नी के ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की। इस ग्रंथ में उसने बलबन के राज्याभिषेक से लेकर 1357 तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ में उसने खलजी व तुगलक वंश का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इस ग्रंथ के बारे में उसने लिखा है कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल है। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा, उसे राजाओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुधारों का भी वर्णन है। इसमें कवियों, दार्शनिकों तथा संतों की लंबी सूची दी गई है। इस ग्रंथ में बर्नी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। बर्नी एक ऐसा इतिहासकार था जो इतिहास को विकृत करने के विरुद्ध था।
बर्नी के बारे में लिखते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि मध्यकालीन इतिहासकारों में बर्नी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर जोर देता है और चटुकारिता तथा मिथ्या वर्णन से घृणा करता है। इन सब के बावजूद भी इस ग्रंथ में हमें तिथि संबंधी दोष तथा धार्मिक पक्षपात देखने को मिलता है, किंतु फिर भी यह एक अमूल्य ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। बर्नी का अगला ग्रंथ है फतवा-ए जहांदारी। बर्नी ने यह ग्रंथ उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने व फिरोज के समक्ष आदर्श उपस्थित करने के लिए लिखा था। इस पुस्तक में मुस्लिम कानूनों के अनुसार प्रशासन की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का वर्णन है। इसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है। बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है तथा मुसलमान सुल्तानों को उसका अनुकरण करने के लिए कहा है। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था, अतः उसने काफिरों का विनाश करने वालों को आदर्श मुस्लिम शासक माना है। उसने आदर्श शासन के लिए कुशल शासन प्रबंध भी आवश्यक बताया है। यदि बर्नी के आदर्श शासक संबंधी विचारों में से उसकी धर्मांधता को निकाल दिया जाए तो यह शासन प्रबंध में आदर्श सिद्ध हो सकता है। वस्तुतः बर्नी की जो कृतियां हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है तथा ये बाद के इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है। तारीख़ फिरोज शाही व फतवा-ए जहांदारी के अलावा बर्नी ने 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे थे, जिसमें एक था साना-ए मोहम्मदी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का वर्णन है, और दूसरा ग्रंथ था हसरत-ए-इकबाल नामा, जिसमें बर्नी ने मुस्लिम कानूनों की व्याख्या की थी। डॉक्टर रिजवी ने बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही का हिंदी में अनुवाद किया है। विद्यार्थियों, अगला ग्रंथ है शमशेर सिराज रफीक द्वारा लिखित तारीख़ फिरोज शाही। याद रखिएगा, एक तारीख़ फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखा गया है और दूसरा तारीख़ फिरोज शाही शमशेर सिराज रफीक के द्वारा लिखा गया है। शमशेर सिराज रफीक दीवाने वजारत में कार्यरत था। वह सुल्तान के काफ़ी नज़दीक था। जहाँ बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही समाप्त होती है, वहीं से अफीक की तारीख़ फिरोज शाही शुरू होती है। इसमें उसने फिरोज तुगलक का 1357 से 1388 तक का इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ 90 अध्यायों में बंटा हुआ है। इस ग्रंथ से फिरोज तुगलक के चरित्र, उसके विजय अभियानों, उसके शासन प्रबंध, धार्मिक नीति तथा उसके दरबारियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसमें उसने फिरोज तुगलक की अत्यधिक प्रशंसा की है। इसके बावजूद यह ग्रंथ जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। अफीक के इस ग्रंथ से राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यह कृति बाद के इतिहासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अफीक के बारे में लिखते हुए कहा है कि अफीक में बर्नी जैसी न तो बौद्धिक उपलब्धि है और न ही इतिहासकारों की योग्यता, सूझबूझ तथा पैनी दृष्टि। अफीक एक घटना को तिथिक्रम से लिखने वाला सामान्य इतिहासकार है। उसने प्रशंसात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा अत्यंत ही अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में सुल्तान की प्रशंसा की है। अफीक ने इतना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि उसने फिरोज के सत्कार्यों के वर्णन को पढ़कर सर हेनरी इलियट ने तो उसकी तुलना अकबर से कर डाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि अफीक ने अपने ग्रंथों में बर्नी के जो कार्य थे उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है, जिसके कारण जब अफीक के वर्णन को पढ़कर सर हेनरी इलियट ने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से कर डाली है। अगला ग्रंथ है फुतुहात फिरोज शाही। इस ग्रंथ का लेखक स्वयं फिरोज तुगलक था। इस ग्रंथ से हमें फिरोज तुगलक के शासन प्रबंध तथा उसकी धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, अगले एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है किताबुल रेहला। इस ग्रंथ को लिखने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था।
और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत यात्रा की थी। किताब उल रहला उसकी यात्रा का वृतांत है जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, उसके रीति रिवाजों, परंपराओं, दास प्रथा और स्त्रियों की दशा का सुंदर वर्णन किया है। इब्न बतूता का यह वर्णन पक्षपात की भावना से मुक्त है और इस ग्रंथ से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की महत्वपूर्ण व विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से है तारीख़-ए-यामीनी, जिसका लेखक था अल-उतवी। अल-उतवी महमूद गज़नवी का दरबारी इतिहासकार था। इस ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में की गई है। इस ग्रंथ में अल-उतवी ने गज़नवी के भारत आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है फिरदौसी का शाहनामा। फिरदौसी भी गज़नवी का समकालीन विद्वान था और गज़नवी के आदेश पर ही उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। विद्यार्थियों, इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है फुतूह-उल-सलातीन, जिसका लेखक था इज़ामी। इज़ामी मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। इसने 1350 में बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के दरबार में रहकर फुतूह-उल-सलातीन की रचना की थी। इस ग्रंथ में इज़ामी ने महमूद गज़नवी से लेकर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इज़ामी ने मोहम्मद तुगलक की आलोचना की है क्योंकि उसका पिता राजधानी परिवर्तन के दौरान मारा गया था। एक अन्य ग्रंथ है ज़फ़रनामा, जिसका लेखक है मौलाना अली यज़दी। इस ग्रंथ में तैमूर के भारत आक्रमण का उल्लेख है। इसके अलावा तुज़ुक तैमूरी, जिसे मलफूज़ात तैमूरी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना तैमूर ने की थी। यह ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखित है तथा तैमूरलंग की आत्मकथा है। विद्यार्थियों, याहिया बिन सरहिंदी भी सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण लेखक था। यह सैयद सुल्तान मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था और उसी के आदेश पर सरहिंदी ने तारीख़-ए-मुबारक शाही की रचना की थी। इस ग्रंथ से हमें तुगलक तथा सैयद सुल्तानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सैयद वंश के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख़-ए-दाऊदी, जो कि अब्दुल्ला खां के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ की रचना अब्दुल्ला खां ने जहांगीर के समय की थी। इस ग्रंथ से हमें लोदी वंश के सुल्तानों का वर्णन मिलता है और यह उनकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्यार्थियों, सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख़-ए-सिंध, जिसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इस ग्रंथ से सिंध के इतिहास का विस्तृत विवेचन है। इस ग्रंथ से में अरबों की विजय से लेकर अकबर तक का वर्णन है। तो विद्यार्थियों, ये थे सल्तनत काल की जानकारी के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत, जिससे हमें उस समय के समाज, धर्म, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विजयों इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अपने अगले वीडियो में हम मुगल कालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।